हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। जोसा की काउंसलिंग बेटा स्टार्ट होने वाली है 3 तारीख से, ठीक है। और सभी बच्चे जो है चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो पूरा प्रोसेस है 12 तारीख तक आप उसको कंप्लीट कर लेंगे और 14 तारीख को आपका पहला राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सिलसिले के अंदर मैं आज आप बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं फिलिंग इन चॉइसेस, मतलब कि आप बच्चों को जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके अंदर आपको कैसे चॉइसेस को अपना फिल करना है, साथ के साथ फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का मतलब क्या रहता है, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे वीडियो तक को लास्ट तक देखिएगा और जो भी आपके डाउट होंगे वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, अगर हम काउंसलिंग प्रोसेस की बात करें तो ये जो काउंसलिंग प्रोसेस आपका जोसा कराता है बेटा, ठीक, ये आपका IITs, NITs, उसके अलावा आपका IIITs, GFTIs और इसके अलावा IIEST, साथ के साथ PEC चंडीगढ़, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, तो ये सारे के सारे आपके इसके अंदर कॉलेजेस इंक्लूड रहते हैं। और जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से हमारा जाने वाला है तो उस बात को अपन समझ लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आप सभी बच्चों को लॉगिन करना है। अब लॉगिन कैसे करेंगे सर अपन? तो भाई लॉगिन करना आपको JEE मेंस का जो आपका 2025 का एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका सेकंड स्टेप जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अपनी डिटेलिंग फिल करनी है। साथ के साथ रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शनल कंडीशन है कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं या नहीं। तो जो बच्चे डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं और जो नहीं चाहते वो बच्चे आपका जब उनको सीट अलॉट हो जाएगी उसके बाद भी वो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस कर सकते हैं। अन्यथा रजिस्ट्रेशन के दौरान भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, ठीक है मेरे भाई। अगर हम इसके बाद आपको थर्ड स्टेप क्या करना है सर? थर्ड स्टेप में आपको चॉइस फिल करनी है। चॉइस फिल करते समय आप ध्यान रखिएगा, टॉप टू लो जाना है आपको। पहले जो आपकी हाई प्रेफरेंस है उसको आपने भरना है, उसके बाद लोअर प्रेफरेंसेस को भरते हुए चलना है। इसका खास ध्यान रखेंगे। कारण क्या है इसका? अगर मान लीजिए, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, अगर मान लीजिए कोई बच्चा आपका IIT दिल्ली को अपनी पहली प्रेफरेंस रखता है, फिर आपका IIT बॉम्बे को आपका दूसरी प्रेफरेंस रखता है, ऐसे ही फिर वो NIT दिल्ली को अपनी थर्ड प्रेफरेंस रखता है, और हम मान लेते हैं NIT गोवा को वो अपना आपका फोर्थ प्रेफरेंस रखता है। तो मान लीजिए कि जैसे राउंड 1 स्टार्ट हुआ, आपको कोई सीट राउंड 1 के अंदर हम मान लेते हैं NIT दिल्ली आपको मिल गया। अब बच्चे चाहते हैं कि यार NIT दिल्ली अपने को नहीं लेना है, तो ऐसी स्टेट के अंदर आपको क्या करना वो मैं भी बताऊँगा, ठीक। तो NIT दिल्ली आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि यार कि मुझे IIT बॉम्बे मिल जाए। अगर आप IIT बॉम्बे को नीचे रखते तो वो IIT बॉम्बे मिलने का सपना आपका रह जाता, तो इसलिए IIT बॉम्बे आपको ऊपर रखना है। तो अगले राउंड के अंदर जब जाएगा तो काउंसलिंग जो होगी बेटा, उसके अंदर आपका जो हायर प्रेफरेंसेस है उसके लिए आपकी फ़ाइट होती है, लोअर प्रेफरेंसेस के लिए फ़ाइट नहीं होती है। तो इसलिए आपको हायर मतलब टॉप टू लो की तरफ आपको अपनी चॉइस फिल करना है। अच्छा, जिन बच्चों को इसके बाद भी कन्फ्यूजन रहता है उसके लिए आपका बेटा, आपका जोसा ने सीट अलॉटमेंट दिया है आपको, तो आप सभी बच्चे 2 मॉक देकर चेक कर सकते हैं कि भाई हमें अगर ये हम सीट भरते तो हमें, या हम ये चॉइस फिल करते हैं तो अपने को कौन सा या कौन सी प्रोबेबिलिटी है कि अपने को सीट मिल जाए। दोनों मॉक्स को दे सकते हैं। कब कब मॉक है आपके? तो बेटा आपका पहला मॉक का जो चॉइस फिलिंग है वो 8 तारीख को है, 9 तारीख को उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक। दूसरा जो आपका मॉक है उसकी चॉइस फिलिंग 10 तारीख को है और 11 तारीख को उसका आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कि सर इन मॉक से हमें क्या फ़ायदा होगा? जितने भी बच्चे मॉक में बैठेंगे तो उन सभी बच्चों की जो चॉइस फिलिंग होगी उसके हिसाब से आपकी जो चॉइस फिलिंग होगी उस पर रहेगा। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर मैं ये वाली चॉइस भरता हूँ तो कितनी प्रोबेबिलिटी है मेरे को इसमें मिलने की, ठीक है। तो ये आपका मॉक सीट अलॉटमेंट के अंदर आप अपना चेक कर सकते हैं। तो पहला काम लॉगिन, दूसरा रजिस्ट्रेशन, तीसरा चॉइस फिलिंग जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आप चेक कर सकते हो बेटा मॉक सीट अलॉटमेंट के थ्रू 2 मॉक आपको मिलेंगे। फिर आपका होगा चॉइस लॉकिंग, ठीक है। तो जो चॉइस लॉक करने का समय है वो बेटा आपका 3 से लेके 12 जून के बीच में है।
आप कभी भी बीच में अपनी चॉइस को फिल करके लॉक कर सकते हैं। अगर आप 12 तारीख तक चॉइस को लॉक नहीं करते हैं तो आपकी जो चॉइस आपने भरी होगी वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पर भी बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम चॉइस जो हमने लॉक करी है उसको अगर हम एडिट करना चाहे तो क्या अपन एडिट कर सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 12 जून की डेडलाइन के बाद आप एडिट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ लिखा हूँ कैंडिडेट मस्ट लॉक देयर सीट चॉइस ऑन और बिफोर डेडलाइन 12। इफ़ दे डोंट लॉक देयर लास्ट सेव्ड चॉइस विल ऑटोमेटिकली लॉक्ड। ये बात हो गई। अगर एडिटिंग की बात करें, वंस लॉक्ड द चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट कैन नॉट बी एडिटेड आफ्टर डेडलाइन के बाद नहीं, मतलब 12 तारीख के बाद आप नहीं कुछ भी कर सकते। पर अगर कोई बच्चा कहता है सर हमें 12 तारीख से पहले हमने चॉइस को आपका लॉक कर दिया था बट वी वांट कि भाई कि अब हम उसको एडिट करना चाहते हैं, बिल्कुल उस टाइम पर डेडलाइन से बिफोर आप अपनी जो भी लॉक्ड चॉइसेस है उनके ऊपर फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी ऑनलाइन जोसा पोर्टल के थ्रू ही। वो आपको एक OTP शेयर करेंगे, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे तो आपको अनलॉक कर दिया जाएगा कि भाई कि आप अपनी चॉइसेस को एडिट कर सकते हैं। फिर आप सभी बच्चे जो ऐसा प्रोसेस अपनाते हैं वो चॉइस को फिल या जो भी चेंज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए एडिटिंग पॉसिबल है बट बिफोर डेडलाइन। तो जो बच्चे डेडलाइन के बाद इस प्रक्रिया को अपनाना चाहेंगे तो उनके लिए जोसा आपका सॉरी बोलता है, तो वो आपको अलाउड नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये पूरा का पूरा कंप्यूटर जनरेटेड प्रोसेस है, तो इसलिए कंप्यूटर उसके बाद आपको उस चीज़ को एंटरटेन नहीं कर पाएगा। जब बच्चे चॉइस लॉक कर लेंगे बेटा, तो चॉइस लॉकिंग के बाद आपका जो अगला प्रोसेस है फिर है काउंसलिंग का स्टार्ट होना। काउंसलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो राउंड 1 का रिजल्ट है वो 14 जून को 10 बजे आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ऐसे ही इसके रेस्पेक्टिव डेट्स यहाँ पर मेंशन मैं किया हूँ, तो आप उसको चेक इन कर लीजिएगा। तो राउंड 1 जो है 14 जून 10 बजे आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस, अगर राउंड 2 की मैं बात करूँ तो राउंड 2 का जो सीट अलॉटमेंट है, जो सीट एलोकेशन है वो 21 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा राउंड 2 का। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सभी राउंड्स का डिटेल मिलेगा। अगर आप चेक करना चाहते हो खुद से तो आप एनेक्सर 3 के अंदर जो आपका ब्रोशर है, बिजनेस जो प्लान आपका जोसा ने दिया उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। ये भी मैं वहीं से लिखा हूँ। अगली बात पे चलते हैं। तो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आपका क्या करना है सर? अच्छा, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गई, ध्यान रखना यहाँ से बात आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आने के बाद किसी भी राउंड, ठीक, जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो सीट अलॉट होने के बाद आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है। जो बच्चे सीट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनकी सीट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद वो जोसा की फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। किसी भी सब्सिक्वेंट राउंड के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। फिर उनको CSAB के लिए ही इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, जिस बच्चे को सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, वो सीट को एक्सेप्ट कर ले। आप ही का फ़ायदा है। सीट एक्सेप्ट जब आप कर लेंगे तो आपको 3 या 2 ऑप्शंस आपको यहाँ दिए जाएंगे, फ्रीज़ का और फ्लोट का। तो आपको उसमें से फ्रीज़ या फ्लोट, फ्रीज़ कब करना है? अगर आपको वो सीट ऑक्यूपाई करनी है, आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप आगे फर्दर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फ्लोट और स्लाइड कर सकते हैं। फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज़ के लिए मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं। आगे बढ़ते अगले प्रोसेस पे। तो जब अगर बच्चा कोई इसको रखना चाहता है सीट को, तो उसको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताया था कि आप एक्सेप्ट करने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हैं, अन्यथा आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन के दौरान ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। मेरा सजेशन आप लोगों से रहेगा कि आप रजिस्ट्रेशन के दौरान ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। उससे आपको काफ़ी हद तक लास्ट रश से बचना पड़ेगा, मैं आपको राहत मिल जाएगी, मतलब आपको भागना नहीं पड़ेगा। या क्योंकि क्या होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद
आपको क्या करना होगा कि सीट एक्सेप्टेंस फीस आपकी सबमिट होगी। सीट एक्सेप्टेंस फीस जो आप सबमिट करेंगे उसका आपका जो 15,000 है वो SC ST टैग वाले बच्चों के लिए है। साथ ही साथ जो SC ST या OBC या जनरल EWS PWD कैटेगरी में आते हैं उनके लिए जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो 15,000 है। जो बच्चे जनरल या फिर जनरल EWS या फिर आपका OBC NCL में आते हैं उनके लिए जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है 30,000 है। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको सबमिट करनी होगी। जो बच्चा सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं भरेगा वो फर्दर राउंड्स में सब्सटीक्वेंट राउंड ऑफ जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर अगर हम जोसा से अपनी सीट नहीं लेना चाहते या CSEP काउंसलिंग में जाना चाहते हैं और हमें सीट मिल गई है तो बेटा उनको ध्यान रखना है उन सब बच्चों को भी एक्सेप्ट सीट करना पड़ेगा। उसके बाद उनके पास ऑप्शन आएगा, अगर वो नहीं चाहते फ्लोट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन बच्चों का भी आपका होगा। सीट एक्सेप्टेंस फीस उन बच्चों की भी सबमिट होगी। उनके पास ऑप्शन रहेगा कि वो विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आपका जोसा काउंसलिंग के किसी भी उससे एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो उन बच्चों को 7,000 जो है जोसा काउंसलिंग प्रोसेस फीस सबमिट करनी होगी। बचे हुए पैसे जोसा आपको वापस कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट नोट है या कैच है वो ये है, जिस बच्चे को सीट मिल गई उसको एक्सेप्ट करना अनिवार्य है। अगर वो सीट एक्सेप्ट नहीं करता है तो भाई वो अगली काउंसलिंग या सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेटर नहीं हो सकता। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं मिलती सीट, ये पूरा का पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब तक आपको सीट नहीं मिलती तब तक आपको कोई पैसा जोसा को नहीं देना है। आप फर्दर राउंड्स में ऑटोमेटिकली फ्लोट करके या आप आगे मूव कर सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बताई दी, लॉकिंग ऑफ चॉइस मैंने आपको बता दिया। अब जो प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस है उसका प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे कि मैं आपको बताया, सबसे पहले आपको सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ मैं मेंशन किया हूँ, कैंडिडेट नीड टू एक्सेप्ट द सीट अलॉटेड एंड ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ द ऑप्शन। इनमें से किसी भी ऑप्शन को वो आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए ऑप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट करने के बाद जैसे कि मैं आपको बताया कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। ठीक है, आपको मैं अभी हिदायत भी दिया हूं कि बेटा आप पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिए रजिस्ट्रेशन के दौरान। सभी बच्चे, सबसे बेस्ट प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं होती है। फिर आपको पे करनी होगी एक्सेप्टेंस फीस, जैसे कि मैं आपको बता दिया हूं कि कितना कितना पैसा आपका एक्सेप्टेंस फीस में जाने वाला है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई जोसा को प्रॉब्लम आती है तो वो आपका स्टेप नंबर 4 भी फॉलो करते हैं, वो है क्वेरीज को जनरेट करना। तो क्वेरीज आप बच्चों को वो जनरेट, अगर उनकी कोई समस्या होगी तो वो आपसे पूछेंगे। तो इसीलिए सभी बच्चे आपका डे टू डे बेसिस पर लॉगिन करते रहे और चेक करते रहे कि कोई आपका क्वेरी या क्वेश्चन तो रेज नहीं हुआ है। तो अब वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका बच्चों ने ही ध्यान रखना है, उसके लिए जोसा कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसीलिए सभी बच्चे डे बाय डे के बेसिस पर अपना जो पोर्टल है जोसा का उस पर लॉगिन करके चेक करते रहेंगे। ठीक है भाई, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं कि सर फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड कब होगा। देखिए, जो आपकी अगर फ्रीज के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, तो आपका जब सीट अलॉट होती है तो आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, एक्सेप्ट आपने कर लिया, उसके बाद 3 ऑप्शन रहेंगे, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड। फ्रीज कब कर सकते हैं बच्चे? फ्रीज आपका एक सिचुएशन है, वैसे तो फ्रीज कोई भी कर सकता है, जो चाहता है कि मुझे सीट चाहिए वो अपना फ्रीज करके बैठ जाए। पर कुछ बच्चे अगर ये चाहते हैं कि नहीं यार हम फ्रीज नहीं करना चाहते, पर हम अगली सीट के अंदर या अगले राउंड के अंदर हम जाना चाहते हैं काउंसलिंग के, तो उसकी कंडीशन है, अगर बच्चे को या कैंडिडेट को जो उसने अपनी फर्स्ट चॉइस फिल की थी, अगर वही चॉइस काउंसलिंग एलोकेशन प्रोसेस के अंदर मिल जाती है तो उस बच्चे के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, फ्रीज करने का। ध्यान रखेंगे बेटा, फर्स्ट चॉइस, अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाती है तो आप सिर्फ फ्रीज कर सकते हैं, फिर कोई बच्चा फ्लोट और स्लाइड वो बच्चा नहीं कर सकता। फ्रीज का मतलब ये हुआ कि आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया है और अब आप फर्दर राउंड्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ये फर्स्ट चॉइस वाले बच्चों के लिए है, जिनको अपनी फर्स्ट चॉइस ही एलोकेशन काउंसलिंग प्रोसेस में एलोकेट हो गई है बेटा। अच्छा, जिन बच्चों को पहली चॉइस नहीं मिलती है उनके लिए आपका ऑप्शन है फ्लोट का, उन बच्चों के लिए है स्लाइड का।
तो वो बच्चे फ्लोट कब कर सकते हैं? अगर वो चाहते हैं कि मुझे कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम आपके किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर लेना है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको NIT दिल्ली के अंदर मिल जाता है, पर आप चाहते हो NIT दिल्ली में EC मिल जाता है। अब आप चाहते हो कि नहीं यार, कि मैं NIT दिल्ली से नहीं, मैं तो किसी और कॉलेज में इस EC या कोई और एकेडमिक प्रोग्राम को भरना चाहता हूँ, कोई भी इंस्टीट्यूट के लिए, तो आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। तो फ्लोट ऑप्शन जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि कैंडिडेट ने जो ऑफर्ड सीट थी उसको ले लिया, अब वो हायर प्रेफरेंस के लिए जाना चाहता है किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। और वहीं पर अगर हम स्लाइड की बात करें तो बेटा स्लाइड के अंदर भी यही चीज़ है, पर स्लाइड ऑप्शन को चूज़ करने के बाद बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हायर प्रेफरेंस को नहीं ऑप्ट कर सकता। उसके लिए बच्चे को जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है उसी के अंदर हायर प्रेफरेंसेस के लिए मौका मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना। तो इसका भी क्या कंडीशन है स्लाइड का भी, जिसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती है वो भर सकता है। स्लाइड का मतलब है कि कैंडिडेट एक्सेप्ट कर लेता है और एडमिशन चाहता है एकेडमिक प्रोग्राम, हायर प्रेफरेंसेस वाले एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर। मान लीजिए किसी को बायोटेक मिला, वो चाहता है कि सिविल मिल जाए उसी इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। दूसरे इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा उसको स्लाइड करने के बाद। अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में वो चाहता है कोई दूसरा ब्रांच ऑप्ट करना, तो उसके लिए उसको फ्लोट करना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोसेस है, फ्लोट टू एनी इंस्टीट्यूट टू एनी एकेडमिक प्रोग्राम, स्लाइड सेम इंस्टीट्यूट टू एनी एकेडमिक प्रोग्राम। ये सिंपल सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। तो मैं होप सो कि आपको फ्लोट, स्लाइड और आपका फ्रीज समझ में आ गया होगा। अच्छा, फ्रीज कोई भी बच्चा कहीं भी कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए उसको पहली चॉइस नहीं मिली, पर जो चॉइस उसको मिल गई या जो उसको कॉलेज मिल गया, वो चाहता है कि मैं इसी ब्रांच को इसी कॉलेज के अंदर पढ़ना चाहता हूँ, तो वहाँ उसको फ्रीज करके साइड हो सकता है। वो फर्दर राउंड्स के अंदर अब पार्टिसिपेटर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस है, आप इसको देख लीजिए एक बार। क्या है हमारे पास? फॉर कैंडिडेट हु चूज द फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन, allocation of seat in an academic program of the candidate higher preferences would automatically result in the replacement of the seat accepted by the candidate in the earlier round। मान लीजिए जिस बच्चे ने फ्लोट कर दिया है, अब फ्लोट करने के बाद जब उसको फ्लोट करने के बाद अगले राउंड के अंदर जो कॉलेज मिला, अब उसका वो कॉलेज है जो पिछली बार उसको कॉलेज मिला था, वो ऑटोमेटिकली वो सीट कैंसिल आउट हो जाएगी, किसी दूसरे कैंडिडेट को मिल जाएगी। मतलब कि आपको अलग से पिछली सीट छोड़ने के लिए कोई प्रोसेस नहीं फॉलो करना है, बस आपको फ्लोट करके आगे बढ़ जाना है। जब आपको नई प्रेफरेंस जब आप फ्लोट कर लेंगे तो जो आपकी हायर प्रेफरेंस होगी, अगर वो कॉलेज के अंदर सीट अवेलेबल होती है तो जोसा आपको वो अलाउ कर देगा या आपको अलॉट कर देगा। अगर नहीं होगी तो आपको सेम वाली मिल जाएगी, पर आपको अगर हायर वाली मिलती है तो पिछले वाली ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। आगे बढ़ते। सच कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट, कोई रिजेक्ट वगैरह करने का आपको उसमें टेंशन नहीं है, और हायर प्रेफरेंसेस ही इसमें आपको मिलेगी, ऐसा इनका कहना है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप चॉइस फिल करेंगे तो टॉप टू लो करेंगे। अगली बात, इनका जो 50 क्लॉज है उसमें क्या लिखा है? स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल इन द लास्ट राउंड। जैसे कि आपके टोटल इस बार 6 राउंड है, उसमें IITs के 6 राउंड है, और अगर NIT प्लस सिस्टम की मैं बात करूं, जिन बच्चों को NIT प्लस सिस्टम नहीं पता उनको मैं बता देता हूं बेटा। NIT प्लस सिस्टम का मतलब हुआ NIT, IIEST और इसके अंदर GFTI और आपकी IIIT, इन सबको मिला के NIT प्लस सिस्टम बोला गया है। तो आपसे बोला गया है कि स्लाइड एंड फ्लोट का जो ऑप्शन है वो लास्ट राउंड में अवेलेबल नहीं है। लास्ट राउंड जो है आपका, मतलब कि स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है लास्ट राउंड के अंदर, उससे पहले ही आपको ये सुविधा मिलेगी। अ कैंडिडेट कैन चेंज, अच्छा जो बच्चा फ्लोट की जगह, मतलब कोई कैंडिडेट कैन चेंज फ्रॉम फ्लोट टू स्लाइड फ्रीज, बच्चा फ्लोट से स्लाइड की तरफ मूव कर सकता है और फिर फ्रीज की तरफ भी जा सकता है, और स्लाइड टू फ्रीज जा सकता है, मतलब स्लाइड से फ्लोट पे नहीं जा सकता। किसी ने फ्लोट किया था, अब उसको कोई कॉलेज मिल गया है, अब वो बच्चा चाहता है कि इसी कॉलेज के अंदर मुझे एडमिशन चाहिए था, पर मैं चाहता हूँ कि यार इसमें अगर ऊपर वाली ब्रांच मिल जाए तो एक टेक ले लेते हैं, तो वो बच्चा फ्लोट की जगह स्लाइड चूज़ कर सकता है। फिर उसके बाद वो जब सीट अपनी एक्सेप्ट करना चाहेगा तो उसके लिए वो फ्रीज कर देगा।
और जिस बच्चे ने स्लाइड किया तो फ्रीज की तरफ मूव कर सकता है, पर उसको फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा किसी भी राउंड के अंदर। ठीक है बेटा जी। अब क्या बोला इन्होंने अगले वाले में, इफ अ कैंडिडेट ऑप्ट फ्रीज अगेंस्ट अ सीट द ऑप्शन कैन नॉट बी चेंज इन द सब्सिक्वेंट राउंड। वो मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि अगर आप फ्रीज एक बार चूज कर लिए हो उसके बाद फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते और किसी भी राउंड के अंदर जोसा काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। आपको ध्यान रखना है विड्रॉ और एग्जिट दोनों ऑप्शंस हैं। जोसा आपको दोनों ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है। जो बच्चा विड्रॉ करना चाहता है जोसा काउंसलिंग से या एग्जिट करना चाहता है उसको सिर्फ 7,000 रुपये पे करने होंगे। जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसमें से 7,000 कट जाएंगे, बचा हुआ पैसा आपको वापस आ जाएगा। अगर जोसा किसी भी बच्चे को सीट अलॉट नहीं कर पाता है और उसने प्री पेमेंट कर रखा हो, बात को ध्यान से सुनना, अगर जोसा किसी बच्चे को सीट अलॉट नहीं कर पाता है 6 के 6 राउंड के अंदर और उसने प्री पेमेंट कर रखा हो, पेमेंट के 2 तरीके मैं आपको बताया हूँ। एक पेमेंट का तरीका है आपका सीट एक्सेप्टेंस के बाद आपको अपनी फ़ीस पे करनी है, एक प्री पेमेंट भी है। तो बच्चे रजिस्ट्रेशन के दौरान या किसी भी राउंड के अंदर कभी भी आपका जोसा पोर्टल पे एक लिंक अवेलेबल रहेगा, उसके थ्रू प्री पेमेंट कर सकते हैं सीट एलोकेटिंग फ़ीस के लिए, या जब बच्चे को सीट मिलेगा वो उसके बाद अपनी सीट को पे कर सकता है। अगर आपका सीट जोसा नहीं दे पाता है किसी भी राउंड के अंदर और उस बच्चे ने प्री पेमेंट किया हो तो उसका पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो उस बच्चे को टेंशन की आवश्यकता नहीं है। तो चॉइस फिलिंग किस तरीके से होगी और साथ के साथ फ्रीज और फ्लोट आपका क्या है जोसा काउंसलिंग के अंदर, वो मैं आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के अंदर गाइड कर दिया हूँ। अगली वीडियो भी मैं इसमें आपके बच्चों के लिए अलग अलग टॉपिक्स पे लेके आऊँगा, या किसी बच्चे को कोई टॉपिक जो जोसा बिजनेस प्लान आपका दिया है या जो बिजनेस गाइड आपको दिया है उसके अंदर नहीं समझ में आता है तो वो बच्चा कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकता है, तो मैं स्पेसिफिकली उसके ऊपर वीडियो बना के उन बच्चों को समझा दूंगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट video. Till that time, bye bye.